मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं पीटीआई का। उन्होंने करोड़ों के जाबों के वादे किए थे कश्मीर का, उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था। कितने सीरियस थे वो? सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। बल्कि उनके बारे में तो ये भी था कि मैं आज एक और चीज देख रहा था कि वो उनके नईमुल हक साहब जो थे उनके बड़े साथी थे, और मैडम मजारी थी उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। वो उनको यही एतराज थे कि वो कहते थे हम सारा दिन बैठ के कंसेंसस करते थे, मशवरे करते थे, लड़ लड़ के एक चीजें डिसाइड करते थे, रात गुजर के जब सुबह होती थी तो अंदर से मैडम पीरनी जो है वो अपना काम दिखा देती थी, कुछ भी नहीं कर पाती। तो इस तरह तो नहीं ना ये मुल्क चलते जिस तरह आपने चलाया है। बल्कि मैं इस पर यह भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप कश्मीर या दूसरी चीजें तो आप क्या इनका करेंगे? मैडम जो आपकी मजारी हैं उन्होंने कहा कि एक दफा मीटिंग में बैठे थे, कैबिनेट की मीटिंग थी, पीछे से एक इनका घरेलू मुलाजिम आया, काले रंग की एक फाइल लेकर आया, इमरान खान साहब के कान में उसने कुछ कहा और खान साहब ने उस फाइल के अंदर हाथ रखा, आंखें बंद करके फिर हाथ वापस निकाल लिया तो वो फाइल लेकर चला गया। तो वो मैडम मजारी जो खुद पीएचडी, बहुत बड़ी अच्छी राइटर रही है मुस्लिम अखबार के अंदर, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर। उन्होंने उस पर बड़ा एहतजाज किया, उन्होंने कहा दिस इज हाउ यू रन द कंट्री, कि somebody sitting inside is making, और अब अंदर बैठी वो खातून जो है वो सारे पाकिस्तान के डिसीजन कर रही है, और साथ उनके मुर्शद कौन बने हुए हैं? वो आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसियों वाले उनको रिपोर्टिंग दे रहे हैं, और वो सारा अटॉमिक पावर इस तरह चलाई आपने 3.5 साल। तो आप आज की बातें कर रहे हैं, आप कश्मीर पे सॉलिडारिटी डे आप चले, कोई नहीं। खैर कौन सा एक मसला है, आज डेरा इस्माइल के अंदर आपके 10 बल्कि दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने हैवी आर्म्स के साथ अटैक किया है और उस थाने के ऊपर कब्जा करके पहले बैठे रहे और फिर जाती दफा 10 पुलिस वालों को मार के चले गए। मैं कश्मीरी डे के साथ उसको अटैच नहीं करूंगा, एक चीज के साथ अटैच जरूर करूंगा। आप बार बार ओवरसीज पाकिस्तानी और दुनिया को कहते हैं यहाँ पैसा लेकर आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट में करें, यहाँ इंडस्ट्री चलाएं। इन सर्कमस्टांसेस में कौन जाएगा वहां पे? दूसरा, आगे मैं इस पे मजीद आगे जाना चाहूंगा। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का, $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे, और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। उसके मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है, $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चिनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चिनाब से 359 मीटर हाई है और 29 मीटर हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आप पे छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह मैं और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है 10% ग्रोथ की, 10% ग्रोथ उनकी यूनियन टेरिटरी, उसको आप किस तरह करेंगे? आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने। आपकी जीडीपी पर कैपिटा $1400 है और ग्लोबल एवरेज जो है $10,589 है। डिफरेंस जरा देखें आप। बाद जो जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। और इस वक्त मेरा मकसद है कि 230 करोड़ जीडीपी के ऊपर खर्चा करेगा भारत। और वो सिर्फ वही नहीं कर रहे, आप उनकी वैसे ग्रोथ देखें, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का सितारा चढ़ रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे भी इन्होंने 1960s में, इनकी तरक्की का सीक्रेट यही था कि हर शहर के साथ सी पोर्ट थी और फिर इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, जिसके बाद जो आज तक एंजॉय, आज से कुछ साल पहले तक ये कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग कर रहा है। आज तो अगर देखा जाए, आज सुबह 60 मिनट्स के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है जो कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से मिडिल क्लास चाइनीज यहाँ पे आ रहे हैं। पता नहीं वो करने के आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप वो तो यही कहते हैं कि शायद चाइना वांट्स टू बिल्ड एन आर्मी विद इन अमेरिका।
लेकिन ये बहुत तशवीशनाक बात है। और मैं हैरान हुए जब 60 मिनट्स जो उनका प्रोग्राम है यहाँ पे चैनल हमारा 60 मिनट्स, उन्होंने बताया है कि पास से चाइनीज 3000 बंदा, साथ एक बंदा बैठा था जिसकी लैंड के ऊपर से चाइनीज गुजरते हैं, उसने कहा 3000 चाइनीज पर वीक यहाँ से गुजर रहे हैं और सामने खड़े होते हैं बॉर्डर पेट्रोल वाले ज़ॉम्बीज बन। बल्कि एक और बात मैं हैरान हो गया हूं कि उन बॉर्डर पेट्रोल वालों को चाइनीज जबान नहीं आती, तो उन्होंने मैंडरिन के अंदर रिकॉर्डिंग की है उनको गाइड करने के लिए कि थैंक यू सो मच यू हैव कम टू द अमेरिका। ये गाइड उनको करते हैं, लगा के बताते हैं मैंडरिन। ये दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ अमेरिका इज राइट नाउ। मैंने जिस तरह आपको हमेशा अर्ज किया था कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं टू मेक अमेरिका वन पार्टी, क्योंकि इनके ऊपर, इनके असाब के ऊपर छा चुका है चाइना। वो भी वन पार्टी रूल है, ये वन पार्टी रूल डेमोक्रेट्स बना के, लेकिन वो तरक्कियों पर है। वहां पे 9 दिन, वहां पे लोग 9 घंटे 6 दिन काम करते हैं, ये हफ्ते में 4 दिन काम करना चाहते हैं। उसके बाद हो सकता है वो कीनिया चले जाए और अमेरिका कीनिया बन जाए, ये भी कोई पता नहीं। लेकिन चीमा साहब, मैं एक बात ये जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, कश्मीर का मसला जरूर है 1947 से जरूर, लेकिन इसमें आप कितने सीरियस हैं इसको हल करने के लिए। और दूसरा मैं इस पे क्लोजिंग पॉइंट ये देना चाहूंगा, भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। आप कहां है? ट्रेड की तो आपको जरूरत है, 38% इन्फ्लेशन रेट तो आपका है। लोग खुदकुशियां भूख से यहां कर रहे हैं, उनके पास तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज की। तो इसमें आप क्या पेशरफ करना चाहते हैं? आप किस तरह आगे मूविंग फॉरवर्ड किस तरह जा सकते हैं, किस तरह जाएंगे आप? आपने अपना मौकफ आपने उनके सामने रख दिया कि हम 370 के बगैर बात नहीं करेंगे, ठीक हो गया, लेकिन आप बंद गली में पहुंच चुके हैं। फिर हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड विद इट? अच्छा ठीक है, आज बयान बड़े सख्त फेंके गए हैं इस हवाले से कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं। अफगानिस्तान नहीं कर रहा है जो आज के आपके 9 सिपाहियों को मार के गए, वो नहीं कर रहा, आपके अंदर घुस के मार रहा। ईरान आपके अंदर घुस के नहीं मार रहे, उनके जैश उल अदल वाले वो नहीं कर रहे हो। आप तो हर चीज से घिरे पड़े हैं, इन सारी चीजों से निकलेंगे कैसे? कैसे निकलेंगे? कोई आपके पास पॉलिसी, कोई आप प्लान आपने बनाया, इकोनॉमिक प्लान आपके पास कोई मौजूद है? क्योंकि इकोनॉमी के बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। इकोनॉमी के बगैर जब आपने हर दूसरे साल IMF के तलवे चाटने हो, तो फिर वो तो उनकी मर्जी से आप चलेंगे ना, ये फिर आपके कहने से थोड़ी होगा कि वो ये कर रहा है वो कर रहा है। और मैं अफसोसनाक बात है कि कश्मीर का अगर बजट 14.16 बिलियन है और आप 3 बिलियन के लिए आप देखें तो सही ना क्या उल्टी कलाबाजियां लगाते हैं आप IMF के सामने, सोचने वाली बात है। और फिर हर कर्जा आप रोल ओवर करा रहे हैं, हर कर्जा रोल ओवर। और बल्कि मैं एक और बात यहां पे कहूंगा चीमा साहब, कि आपका जो फॉरेन डेट है आप देने के, तो आप फॉरेन कर्जा तो देने के काबिल ही नहीं। तो फिर तुसी वो रिजवी साहब वाला फार्मूला कर लो, TLP वाले आया जो गौरी, ये किस तरह दिया जाएगा कर्जा? ये मेरी समझ से बाहर। मैं जो देखता हूं इसको, सर हमारे पास तो एक ही फार्मूला है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, तरला मेहनत माफी। तो वही हमने और क्या कहना था साहब। नहीं चीमा साहब, मैं इसमें पंजाबी में कहते हैं थोड़े जो पकौड़े तलना, लेकिन ज्यादा असर नहीं हो सकता। 1-2 दफा तो शायद आप कर लें रोल ओवर। किस तरह रोल ओवर सारा कुछ करेंगे? मोहम्मद बिन सलमान वगैरह का पेट्रोल तो अब बिकना नहीं है, तो फिर वो कर्जे वापस, या तो कर्जे आगे से देने बंद कर देंगे, रोल ओवर बंद कर देंगे। वो कहता हूँ ना, बैंकरप्सी कल जो आपने देनी तो आज ही दे के जान छुड़ा के नए सिरे से वो काम शुरू करें आप। लेकिन देखिए ना, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट आपके जेहन में है इस वक्त? बल्कि मैं आज हैरान इस बात पे हूँ चीमा साहब, आप मैच्योर डिसीजन भी नहीं लेते। मैच्योर डिसीजन लेने से मुराद ये है कि आप अपनी मजहबी पार्टियों के चीजों के लिए इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? आज जो जलसे उन्होंने किए लंबे चौड़े, उससे सारी दुनिया को नजर आ रहा है। बल्कि मैंने एक वेस्टर्न चैनल के ऊपर देखा है, वो रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उनके जलसों की तादाद सामने रखी, जमात इस्लामी की, TLP के जलसों की, और फिर वो अपने जो हमारे मौलवी साहब है अजहर साहब, उनके बच्चे की कैंपेन की सारी चीजें किसी वेस्टर्न मीडिया ने सारे सामने रख के देखी कि ये। और फिर उसके बाद एक मौलवी साहब का उन्होंने इंटरव्यू लिया, बल्कि उस इंटरव्यू में मौलवी साहब फरमा रहे थे कि देखें अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से कितनी अच्छी हो चुकी है, हमें भी तालिबान बनना चाहिए। तो दैट इज व्हाट योर फ्यूचर इज, तालिबान। हालांकि मैं शर्मिंदगी है बात करते हुए, इमरान खान साहब आए थे, खान साहब का भी नाम यही बना था तालिबान खान, फिर जश्न मनाते थे, तारीफें करते थे। फिर 50 उनके बंदे जेलों से उन्होंने छोड़े थे, फिर उन लोगों को लाके रीसेटल करना चाहते थे। ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां जाके अगर TLP से मुतासर हो जाए, रिजवी साहब को फॉलो करेंगे, फिर जिस तरीके से हमारी पीर नहीं आई है तो हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो क्या इस्लाम के अंदर जायज है चीमा साहब? मेरे ख्याल में मुझे आज तक कोई ये जवाब नहीं दे सका। ये शोभदाबाजी, काला जादू इस्लाम के अंदर ये जायज है कि मुझसे शादी करो तो वजीर आजम बन जाओगे? मुझे कोई ढूंढ के दे, मैं तो खुद ऐसी बीबी ढूंढना चाहता हूँ जो मुझे बना दे। कोई मेरा मकसद वजीर शजीर ही बना दे, PM चलो की बन।
तो कुछ समझ तार साहब पूरा, अगर कोई लेना है तो पूरा पैकेज ले, तार साहब वजीर आजम का पैकेज ले लेते हैं, फिर वजीर तो छोटी चीज है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। नहीं, कोई मेरा मतलब छोटी उम्र की खातून होवे जिहड़ी आंदी होवे कि मेरे को इतने ज्यादा जिन नहीं। देखिए मजे क्या आपको बात बताना चौची साहब, और जज बशीर साहब बीमार हुए ना, और लौंडे लपाड़े क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जिन्होंने बीमार किया, जिन्होंने जज बशीर साहब है जिन्होंने इनको खराब कर दिया। तो उन्होंने कहा इमरान खान बचा लो अपना। तारी को समझ नहीं आ रही जिन्हें यार। वो इमरान खान की जो अभी मौजूदा सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो एक डॉक्टर साहब अमेरिका होते हैं, उनको इंटरव्यू में सुना है, उसको कहा है उन्होंने कहा है कि इमरान खान बड़े परेशान रहते थे शायद, तो मैंने कहा रूहानी इलाज के लिए मेरी बहन से मिला करें। तो वो रूहानी इलाज के लिए फिर मेरी बहन से मिलना शुरू हुए, और फिर वो मसला जो है वो शादी तक पहुंच गया। तो तार साहब ये रूहानी इलाज जो है, ये हमारे लीडर्स को ये रूहानी कितना को इलाज चाहिए, इतना शिद्दत आ जाती है रूहानी इलाज में कि शादी कर देने ने, मतलब ये। और वो भी मैं खुद रूहानी ढूंढ रहा हूँ, इस तरह का अगर सिलसिला हो जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। मैं रूहानी भी हो जाए तो सारा कुछ हो जाए, मेरा मतलब की फर्क पैदा सरकार ते नाल बंदा वज़ीर आज़म भी बन जाए। देखो ना खाबे हेलीकॉप्टर ਨਾਲ चढ़ रहे हैं, पता मुल्कां जा रहे हैं, ईरान, अफगानिस्तान, परेशान, ईरान, बस क्या बात। और ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड, बड़ी गल। ये फिर पाकिस्तान में मुमकिन है चीमा साहब, दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के अंदर ये मुमकिन नहीं कि जहां खातून से करने से। बल्कि अब वो जो उनके हस्बैंड आए हैं उन्होंने तो कहा 8 साल की बच्ची आज भी रोती। एक बच्चा उन्होंने कहा रिहैब में परेशान है, सुसाइडल हुआ है उन्होंने, अब पता नहीं। लेकिन उस वक्त वो रिजवान गोंजड़ को भी उन्होंने पनिश इन्होंने करवाया था, बशीर मेमन से भी मिलते थे जाके, और उनको कहते थे हमारी हुकूमत में तुम्हारी किस तरह जुर्रत हुई है। तो आज वो कहते हैं कि मेरा मकसद है कि मेरी तस्वीरें जो हैं वो बेडरूम से उतरवा दी थी खान साहब ने, आज वो ये कहते हैं। लेकिन चीमा साहब देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो नो क्लियर रोड मैप फॉर द फ्यूचर। आज मियां साहब की स्पीच क्या सबसे बड़ी मरी के अंदर उन्होंने जो सबसे बड़ा खिताब फरमाया, 2 लफ्ज उन्होंने कहे उसमें, मरी आई लव यू, यू लव मी, आई लव यू। ये सबसे बड़ा उनका फिक्र था आज। और दूसरी बात आई है जो पता चली है कि 3-4 चीजें जो खतरनाक आता है, कि मैं आपकी सियासत का जरा निकाब उतारना चाहता हूँ थोड़ा सा। मियां साहब सुना है कि अगर 100 से सीटें ज्यादा मिले तो खुद वजीर आजम बनना चाहेंगे, अगर 80 के करीब सीटें मिले तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, और उसके बाद उन्होंने शर्तें रख दी हैं कि बच्ची मेरी मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी। और उसके बाद खास कर मैं एक और बात बताना चाहूंगा, 2 किस्म के लोगों को उन्होंने निशाने पर रख लिया है। जो लोग शहबाज शरीफ के कैंप को सपोर्ट करते रहे उनको भी हराना चाहते हैं, उन्होंने ये भी फरमाइश दे दी। और जो लोग खाकान अब्बासी के कैंप में, उनको भी, चाहे अपनी पार्टी के लोग, कई अपने मुस्लिम लीग नून के लोगों को इनकी ख्वाहिश है कि उनको ना जीतने दिया जाए। आप खुद और ये भी पता चल रहा है कि खाकान अब्बासी साहब अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं, जितने सारे जो मरियम नवाज के साथ जो लोग एग्री नहीं करेंगे वो सारे उस पार्टी से ज्वाइन करेंगे। तो ये इनका अपना ये फ्यूचर है। और दूसरा, मियां साहब चाहते हैं कि मेरे बाद मेरी वलीयत जो है इस मुगलिया तख्त के ऊपर जो है वो मेरी बच्ची बैठे, वो रजिया सुल्ताना बने आ गया। और मियां साहब ने कहा कि वो आपने कहा ना आई लव यू, उसने कहा यू लव मी, तो मियां साहब ने आज कहा इफ यू लव मी आई लव यू टू, इफ यू लव मी। अरे मियां साहब सियासी जलसे में गए थे या किसी डेट पर गए थे मरी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। आज शुक्र है गुची की क्या उन्होंने टोपी नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, वैसे मफलर उन्होंने बड़े बर्बरी के और महंगे शहंगे लेते हैं, वो तो पता चल रहा है सारा कुछ। डॉक्टर साहब वो देखे ना, कई लोग वैसे कहते हैं कि लीडरशिप का ड्रेस इस तरह का होना चाहिए कि वो अवाम के साथ कनेक्ट करे। इधर लीडरशिप जो है वो आप भी अगले दिन कह रहे थे फर के कोट पहने हैं और ये और वो, और अवाम थले कई चीज चपला दे जनाब पैड़े बुरे लाल। चीमा साहब मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उन्हीं लॉ स्कूलों से महात्मा गांधी पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से जिन्ना पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से नेहरू पढ़ा था, उन्हीं लॉ स्कूलों से हमारे अगली ये पौध भी ये सारी पढ़ के आ रही। मैं क्वेश्चन करूंगा, गांधी साहब ने कपड़े क्यों उतार के वो पहन लिए थे? मेरा क्वेश्चन, आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने गुची की टोपी पहनी है उसे? आपने कभी देखा नेहरू की? मुझे दिखाया नेहरू के सूट कपड़े दिखाए मुझे, उसमें किस तरह क्या हालत थी। नेहरू बहुत एक अमीर फैमिली से थे वो। चीमा साहब, मैं आज पाकिस्तान अगर जाऊं सियासत करने, मेरी शक्ल बिल्कुल होनी चाहिए जिस तरह वो आपका आम पार्टी का बंदा, मफलर होनी चाहिए, कैंची चप्पल में, और 2 बटन मैं जानबूझ के तोड़ दूं अपने गिरबान के, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चीमा साहब मैं अर्ज करना चाहता हूं, निगरान हुकूमत है, निगरान काकड़ साहब का कोई पोर्टफोलियो ही नहीं, किसी जगह से जीत कर नहीं आए, सूट टाइयां उनकी तरफ देखेगा, सूट टाइयां देखो। चलो चीमा साहब, किस्मत ही ऐसी है हमारी, फिर उसमें क्या डीएनए से किस्मत पे आ जाते हैं। मैं तो फिर इन चीजों का क्योंकि जख्मी इंसान हूं, मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारे जख्मों के ऊपर ये नमक छिड़कते हैं। ये सारे डुअल सिटीजन हैं, पाकिस्तान की असल बीमारी यही लोग हैं। चले कोई नहीं, फिर चीमा साहब जहां 76 साल गुजर गए हैं, 176 और साल से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं।
डॉक्टर साहब असल तो कंपटीशन तब होना है, बात तब होनी है जब 100 साल पे इंडिया ने अपनी अचीवमेंट्स गिनानी और हमने अपना कहना। डॉक्टर साहब आपने एक बात की कि इंडिया तरक्की कर रहा है। आजकल इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो स्ट्रेटजिस्ट थिंकर्स हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो एक बात कर रहे हैं कि कैन इंडिया रियली ग्रो विदाउट द रीजन, कि रीजन के बगैर ग्रो कर सकते हैं। मालदीव्स के साथ अंदर एक कैंपेन है एंड जिसको कहते हैं ना कि इंडिया को निकालो, बांग्लादेश की ऑपोजिशन कहती है इंडिया को निकालो, पाकिस्तान के साथ मसले। ये भी कई लोग सवाल करते हैं कि अगर इंडिया ने खिते में, अगर इंडिया दुनिया का चौधरी बनना चाहता है या इस खिते से थोड़ा बाहर का चौधरी बनना चाहता है, तो देन अपनी घर में तो अपने आप को मनवाना है, जैसे अमेरिका ने तार साहब मनवाया है। वो आप अक्सर बात करते हैं, आप कनाडा की भी बात करते हैं, आप साउथ अमेरिका की भी बात करते हैं, वो कौन सी ट्रीटी है जो साउथ अमेरिका के साथ थी इनकी। सो द पॉइंट इज कि ये जो क्वेश्चन है, कैन इंडिया रियली ग्रो विदाउट द रीजन, ये क्वेश्चन है। इसको आप देखते हैं, आपने क्योंकि थोड़ी देर पहले कहा था कि इंडिया तो आगे निकल गया, आप पीछे रह गए हैं, तो मैं इस सेंस में कह रहा था कि खिते को भी तो साथ लेके चलना पड़ता है। उसमें चीमा साहब दो चीजें जो इस वक्त आपके साउथ एशिया के इश्यूज चलते हैं, दो दुनिया की ताकतें जो है उस एक ही खिते के अंदर है, इंडिया और चाइना साथ साथ। ये पहली दफा होगा कि जो दो ताकतें हैं जिनके बॉर्डर भी मिलते हैं उसके साथ, वो आमने सामने। अब मैं उसके इश्यूज मैं छोटा बताना चाहूंगा। मालदीव से उन्होंने कहा कि आप निकले यहां से, ठीक हो गया, मौजूद साहब ने कह दिया। एक तो ये बताना चाहूंगा कि वो माली के अंदर उन्होंने अपना इलेक्शन हार चुकी उनकी पार्टी। एक दूसरा, उन्होंने आज जिस तकरीब के अंदर उन्होंने कहा है कि जी इंडिया पुल आउट कर रहा है, वहां 80 उनके नंबर थे, बैठे सिर्फ 24 लोग थे। मोइजू साहब के सामने सिर्फ 24 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे थे, जहां उन्होंने ऐलान किया है कि 10 मार्च को पहली खेप निकल जाएगी और दूसरी खेप जो है वो 10 मई को निकलेगी। लेकिन चीमा साहब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त डिफिकल्टीज भारत क्या सेव कर रहा है, पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। मालदीव के अंदर भी चाइना पैसा फेंक रहा है, नेपाल के अंदर भी चाइना पैसा फेंक रहा है, भूटान आसपास सारी गेम ही चाइना और इंडिया की है और पैसे की गेम है। उसमें करप्ट जो मेरे भाई हैं सारे, उनकी लॉटरियां निकली हैं, उनकी प्रॉपर्टियां लंदन और दुबई में बन रही हैं मुसलसल। लेकिन ये कि भारत का मसला चाइना है इस वक्त, और वो देयर स्ट्रॉन्ग। आप आप कह रहे हैं कंट्रीज की बात, बांग्लादेश उनके साथ है, बांग्लादेश को पैसे देते हैं। मालदीव के साथ भी आर्मी निकल रही है लेकिन सिविलियन उनको रिप्लेस कर रहे हैं। और दूसरा, ये महीने डेढ़ की बात है, उसमें दोबारा इंडिया का बंदा आएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे खासकर कैपिटल के अंदर जो कश्मीर का इलेक्शन था उसमें तो इंडिया का बंदा इलेक्शन जीत चुका है। और दूसरा, नेपाल भी उनके कंट्रोल में है, क्योंकि नेपाल इज अ लैंडलॉक, और वो अगर इनसे पेट्रोल ना जाए तो वैसे नेपाली फारिग हो जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि थोड़ा सा इन्होंने मसल फ्लेक्स किए थे जो गोरखा आर्मी के अंदर, उन्होंने कहा था हम नहीं जाएंगे, दे हैव गॉन बैक, दे हैव टेकन 2 स्टेप्स बैक, मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन उसमें चीमा साहब ये बात आपकी बिल्कुल ये मैं 100% एग्री करूंगा, रीजन के साथ आप कुछ लेके चलना होगा। इस वक्त अगर देखा जाए, 2-4 चीजें मैं और मेंशन करना चाहूंगा चीमा साहब। भारत की जो आपकी मिडिल ईस्ट है उनके साथ रिलेशनशिप, जो नेवल एक्सरसाइज सऊदी अरेबिया के साथ वो कर रहे हैं वो देख लें, उनका रेड सी के अंदर उनकी प्रेजेंस को देख लें। और फिर दूसरा, और यूरोप जो है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोक्रेट भेज दी है अपने, डायस्पोरा नहीं है, टेक्नोक्रेट्स, डिफरेंस है। डायस्पोरा एक और चीज होती है, टेक्नोक्रेट और चीज होती है। दूसरी, मैं कल बात ये कर रहा था चीमा साहब, अमेरिका के अंदर अमेरिका को बनाने वाले कौन थे? हमारे ज्यूइश भाई थे। ज्यूइश भाई कौन थे? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी अपनी साइंटिफिक रिसर्च, सारी नॉलेज जर्मनी से लेकर आए थे। उन्होंने अमेरिका को अगले लेवल पर लेकर गए थे। वो तो एक पीरियड गुजर चुका है, अब दूसरा पीरियड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उस पर ग्रिप किसकी होगी आपको नजर आ रहा है? आपको मैंने बताया था 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे, उसके बाद 1 लाख जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बनाएंगे, दुनिया को वो चलाएंगे। तो उस पर उनकी ग्रिप है, फ्यूचर पे नजर है उनकी। तो चीमा साहब, दर हकीकत अमेरिका के अंदर ये भी, बल्कि आपने खुद अगले दिन इस पे एक ब्लॉग किया था कि क्या बात इंडियंस ज्यूइश लॉबी को ये रिप्लेस कर रही है? डेफिनेटली कर रही है, आगे पीछे ही होके करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इजराइल जो है उनकी भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है यहाँ पे। जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, टोनी बिल्किन साहब ज्यूइश, जैक सुलिवन ज्यूइश, और उसके बाद कैमला हैरिस के हस्बैंड ज्यूइश। और इस तरह, ये तो एक छोटी सी मिसालें दे रहा हूँ, आधे सेनेटर, आधे कांग्रेसमैन या खुद ज्यूइश हैं या उनकी बीवियां ज्यूइश हैं। तो लेकिन ये कि इन्फ्लुएंस इनका आगे पीछे ही होगा, लेकिन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। भारत के इससे अंदाजा लगाएं कि 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के सामने खड़े हैं, बोथ ऑफ देम इंडियन निजात के, और दूसरा उनका आप देखें तो दे आर सेकंड टू नन। और हमें इससे सीखना चाहिए, हमारी गवर्नमेंटों को, हमारे जो डिसीजन करने वाले हैं, आज भी यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप, आज भी कोशिश करें कि बच्चों को, अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है चीमा साहब, जो बच्चा अच्छी स्टेम सब्जेक्ट लेता है, इमिग्रेशन करा के फॉरन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चला जाता है। आपका आगा खान यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़ता है, फॉरन यूएसएमएलई करके अमेरिका भाग जाता है। ये इस चीज को रोकना होगा। अब उन्होंने ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि लोग, चाइना और भारत ने, कि यहाँ से बच्चे पढ़ के वापस जा रहे हैं, आपके लोग पढ़ के भाग रहे हैं। इस पे तवज्जो दें, आप स्कॉलरशिप दें, J1 स्कॉलरशिप दें कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन यू हैव टू कम बैक, टू सर्व पाकिस्तान।
अब इस वक्त मैं अफसोस के साथ कहूँगा, तरक्की आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपके अस्पतालों से भागे हुए डॉक्टर जो है सारे आपके आईजी बन जाते हैं। आपके इस्लामाबाद के आईजी इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस वो भी डॉक्टर है, पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल जो है वो भी डॉक्टर है। क्या बात है, क्यों? डॉक्टर का क्या काम है आईजी पुलिस बना? यही आपकी नाकामी है सिगरेट, यही। आपको जिस काम के लिए तालीम दी जाती है वो नहीं करते, आप करप्शन के लिए आगे वो दे देते हैं। आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, करैक्टर साजी नहीं है, शराफत नहीं है, तो पैसे पैंते पैसे। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पीएम मोदी ने कश्मीर का नक्शा ही बदल दिया है। मतलब कि जब से 370 धारा हटाई है ना, मतलब कि कश्मीर से, तब से कश्मीर का मतलब कि फ्यूचर जो है ना मतलब सिक्योर हो चुका है। क्योंकि वहाँ पे जो टूरिस्ट जो लोग आते हैं ना, मतलब कि वहाँ पे मतलब खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, उसके बाद भाई साहब वहाँ पे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है ना उसको बूस्ट मिलता है। ठीक है भाई साहब, इतने लोगों का रोज़गार चलता है। ठीक है भाई, मतलब कि भाई कोई पापड़ बेचने वाला है, कोई कोई क्या बोलते हैं भेलपुरी बेचने वाला है, कोई नौका विहार करने वाला है, ठीक है, कोई होटल चलाता है। तो भाई हर चीज़ में मतलब कि क्या बोलते हैं जो भारत मतलब कि क्या बोलते हैं भारत के अलग अलग स्टेट से भाई कश्मीर में जाते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं भाई वहाँ पे जाके मतलब कि क्या बोलते हैं घूमते हैं, फिरते हैं, पैसा लगाते हैं भाई साहब। तो भाई उससे टूरिज़्म इंडस्ट्री है ना जो मतलब कि वो बूस्ट हो रही है मतलब कि कश्मीर की। और भाई मतलब कश्मीर के लिए भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मतलब कि बजट निकाल रखा है गवर्नमेंट ने। मतलब कि हर साल कश्मीर को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है भाई, और वहाँ पे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो भाई साहब, यही भारतीय गवर्नमेंट का उद्देश्य है। क्योंकि भाई वहाँ पे मतलब कि इतना बड़ा ब्रिज बना दिया था। ठीक है भाई साहब, वंदे भारत चलाई थी वहाँ पे भी। और क्या बोलते हैं भाई साहब सारी मतलब कि नए नए एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं भाई, श्रीनगर में भी है, और भाई बहुत जगह पे मतलब कि क्या बोलते हैं बहुत सारे जगहों पे उनके ज़िलों में ना कश्मीर में वहाँ पे एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, और मतलब कि भाई क्या बोलते हैं यूएई की कंपनी जो है ना मतलब कि वो कश्मीर में आकर भाई साहब इन्वेस्ट कर रही है। तो भाई ये कितनी अच्छी बात है भारत के लिए कि भाई भारत के अंदर मतलब कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खास करके भारत के हिस्से कश्मीर में। ठीक है भाई, भारत का जो अभिन्न हिस्सा है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में भाई धारा 370 हटाना भाई एक ऐतिहासिक मतलब कि कदम था। क्योंकि भाई उस कदम को मतलब कि वो चीज़ करने से पहले ना भाई मतलब बहुत कुछ चीज़ करी गई थी। क्योंकि भाई वहाँ पे जो कश्मीर के जो नेता वगैरह थे ना उनको नज़रबंद करा गया था भाई। क्योंकि भाई अगर 370 धारा हटाई जाती है कश्मीर से तो भाई वो कुछ भी दंगा फसाद करवा सकते थे। तो इस वजह से पहले ही मोदी सरकार ने कश्मीर के जो नेता थे ना बड़े बड़े उनको नज़रबंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, जब तक पार्लियामेंट से फैसला नहीं आ जाता। ठीक है, और वहाँ पे फोर्सेस बढ़ा दी गई थी कश्मीर के अंदर भाई। ठीक है, ये सब कुछ कंट्रोल में रहे। ठीक है, लेकिन भाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो भाई उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था कि भाई कश्मीर में इतना हाल बुरा हाल है भाई, बुरा हाल। क्योंकि भाई जो पहले की गवर्नमेंट थी वो तो कुछ बाहर आने देती नहीं थी। ठीक है भाई, जब प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो भाई उन्हें पता चला कि भाई कश्मीर की समस्या है क्या। तो भाई उन्होंने धीरे धीरे करके रियलाइज़ करा कि भाई क्या चीज़ है। उसके बाद भाई जब उरी का अटैक हुआ ना तो भाई वो पूरी मतलब कि पूरा भारतवर्ष मतलब कि दहल गया था कि भाई उरी का अटैक ये ऐसे कैसे हो कैसे गया, मतलब ये समझ नहीं आया था भाई कि हो कैसे गया ये उरी का अटैक। ये उरी का अटैक जो था ना वो भारत के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा था। क्योंकि भाई उसमें हमारे कई मतलब जवान थे ना वो शहीद हुए थे। लेकिन भाई उसका जो बदला लिया था ना पीएम नरेंद्र मोदी ने, वो भाई काबिल तारीफ़ था भाई। वो जो बदला लिया था भाई उरी का अटैक, जो घर में घुस के पाकिस्तान में घर में घुस के भाई सब मारा था ना भाई साहब, वो बदला भाई बदला ही है भाई। जो उरी का अटैक होता वहाँ से सिलसिला चालू हुआ भारत का बदला लेने का, भारत का नया भारत बनने का। नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ठीक है भाई, ये नया भारत है। नया भारत भाई साहब पाकिस्तान के आंसू निकाल दिए। फिर उसके बाद भाई साहब पाकिस्तान ने फिर हिमाकत करी 2019 में। ठीक है, भारत के अंदर अटैक करवाया पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए भाई। उसके बाद भाई पीएम नरेंद्र मोदी ने मतलब कि भाई फैसला कर लिया भाई साहब अब ऐसा बदल लेना है कि भाई पाकिस्तान याद रखे। तो भाई पाकिस्तान सोच रहा था कि बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत। लेकिन भाई भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी, चुका दिया। भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी और उसके बाद भाई साहब
पाकिस्तान में जो भी मतलब कि आतंकी ठिकाने थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके बाद वापस भी आ गया। और पाकिस्तान ढिंढोरा पीटता रहा। देखो वहाँ उस टाइम पे भी कह रहा था कि भाई हमने देखो राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिए, वो जहाज गिरा दिए। प्रूफ के नाम पे कुछ भी चीज़ नहीं होती इनके पास में। प्रूफ के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं होती इनके पास में। प्रूफ दे दो तो भाई सब माने, ठीक है भाई सब। उसके बाद भाई पाकिस्तान ने ऐसा कायराना हमला करवाया भाई सब भारत के कश्मीर में, ठीक है। कलमा पढ़ो ऐसे मत कह के मतलब गोलियां मारी गई हिंदुओं को। तो भाई ये जो चीज़ थी भाई क्या बोलते हैं मतलब कि ये पीक पर चली गई भाई। पूरे देश आक्रोश में आ गया कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया हमारे कश्मीर में घुसकर, मतलब कि ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। और उन्होंने बोला था जाओ मोदी, महिलाओं को छोड़ दिया था ना उन्होंने, जैसे क्या बोलता आतंकियों ने, तो कहा था जाओ मोदी से कह देना, मोदी से कह देना, मोदी से कह देना। ये चीज़ तो भाई दिल पर लगी भारतीयों के, ठीक है भाई साहब, कि मोदी से कह देना भाई साहब। तो भाई उसके बाद भाई मोदी ने फिर मोदी से कह दिया, उन्होंने मोदी से कह दिया। और उसके बाद मोदी ने जो भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर चलाया ना वो ऐतिहासिक है। और देखो कितनी तगड़ी प्लानिंग थी इंडियन आर्मी की, हमारी आर्मी की इतनी तगड़ी प्लानिंग थी, मतलब कि भाई साहब मतलब कि अटैक होने के कुछ दिनों बाद ही मतलब कि सारी प्लानिंग करी गई, ठीक है, कि भाई कैसे कैसे पाकिस्तान के अंदर अब ये आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है भाई साहब। और मतलब कि भाई उनको मतलब कि डिस्ट्रॉय, उनके आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय करके इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स जो है वो आ भी गई, वापस भी आ गई। और उसके बाद पाकिस्तान ड्रोन रिपोर्ट लगा, देखो ये वो हो गया वो हो गया भाई साहब। पाकिस्तान के लोगों ने मतलब वीडियो तक बनाई है भाई साहब, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, वीडियो तक बनाई हुई है कि भाई साहब ये कैसे कैसे करके भाई साहब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के भाई साहब जो फाइटर जेट्स थे भाई साहब उन्होंने कैसे डिस्ट्रॉय करा भाई साहब आतंकी ठिकानों को। तो भाई ठीक है, तो भाई और उसके बाद पाकिस्तान ढिंढोरा पीटने लग गया, देखो भाई भारत आ गया, फिर कहने लग गया कि हमने तो भारत के जहाज़ गिरा दिया। पाकिस्तान का कोई भी पैनलिस्ट हो, अब कोई भी न्यूज़ वाला हो, बस ये जरूर बात कहता है कि भाई हमने भारत के जहाज़ गिरा दिए, भारत के जहाज़ गिरा दिए। भाई साहब प्रूफ के नाम पे कुछ भी नहीं है, मतलब इनकी स्ट्रैटेजी है कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि भाई साहब बाद में एक टाइम पे आने के बाद वो सच लगने लग जाए। तो इनकी यही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इनके बस की तो कुछ है नहीं, ठीक है भाई साहब, भारत से उलझ तो सकते नहीं। अब भारत जब चाहे ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से चालू कर सकता है, और ये करना भी चाहिए। अगर भाई भारत को ये चीज़ लगती है ना कि भाई कि फिर से आतंकी ठिकाने फिर से बनते जा रहे हैं और भाई भारत के लिए ख़तरा है, तो भारत को फिर से मिसाइलें में दाग देनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, फिर बाद में निपटा जाएगा कि पाकिस्तान क्या मतलब रिटेलिएट करता है क्या नहीं करता है, वो सब बात की बात है। लेकिन भाई भारत को ना, भाई भारत को एक स्टेप आगे, दो स्टेप आगे की सोचना चाहिए कि भाई मतलब कि अगर ये आतंकी ठिकाने फिर से डेवलप होते हैं तो भाई भारत उन पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर दे, यही सबसे सही बात होगी। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो ऐसा मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।